Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. आज की ये क्लास नर्सिंग जॉब्स एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए है। इस क्लास में लिए गए सभी नर्सिंग एमसीक्यूज एम्स नॉरसेट, राजस्थान सीएचओ, आरएमएल, पीजीआई, ईएसआईसी, DSSB जैसे एग्जाम्स को टारगेट करते हुए तैयार की है। होपफुली ये क्लास आपको इन सभी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में हेल्प करेगी। फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर मंडे टू सैटरडे रात 8 बजे इसी तरह की क्लासेस रेगुलरली अपलोड की जाती हैं। नर्सिंग रिक्रूटमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और इसी तरह की एमसीक्यू क्लासेस को रेगुलरली पाने के लिए आप फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्लास को पूरा देखने के बाद यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी नर्सिंग ऑफिसर बनने में हेल्प जरूर करें। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन आवर टुडेज एमसीक्यू क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल प्लांटर रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स इन अडल्ट इज। अगर किसी अडल्ट पर्सन के अंदर प्लांटर या बेबेंस की रिफ्लेक्स चेक किया जाए तो हमें क्या फाइंडिंग्स देखने को मिलेंगी जिसे देखकर आप ये कहेंगे कि इस अडल्ट पर्सन के अंदर ये रिफ्लेक्स नॉर्मल है। ऑप्शन ए कहता है फ्लेक्शन ऑफ आर्म एट एल्बो। ऑप्शन बी कहता है एक्सटेंशन ऑफ आर्म एट एल्बो। ऑप्शन सी एक्सटेंशन ऑफ लेग एट नी। ऑप्शन डी बेंडिंग ऑफ टो डाउनवर्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी बेंडिंग ऑफ टो डाउनवर्ड। आइए इस प्लांटर रिफ्लेक्स या बेबेंस की रिफ्लेक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। अपकमिंग एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। दो कंडीशंस हैं। एक पहली कंडीशन है इन्फेंट के लिए और दूसरी कंडीशन है अडल्ट पर्सन के लिए। मान लीजिए ये किसी इन्फेंट का फुट का सोल है, पैर का पंजा है और ये यहाँ पर किसी अडल्ट पर्सन के फुट का सोल है या पंजा है। अब इस बेबेंस की रिफ्लेक्स को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इस फुट के ऊपर, इस पंजे के ऊपर किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से स्ट्रोक करते हैं। मान लीजिए आपने इन्फेंट के पैर के तलवे पर किसी कम नुकीली चीज से इस तरह से टच करते हुए मूवमेंट किया, तो इस प्रकार की जब आप मूवमेंट करेंगे इन्फेंट के अंदर तो बच्चे के पैर का जो अंगूठा है, जो फुट का टो है, वो ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ मूवमेंट करेगा और बची हुई सारी फिंगर्स भी बाहर की तरफ ऊपर की तरफ फैलेंगी। इस प्रकार का जो रिफ्लेक्स अगर आपको देखने को मिलता है तो आप इसे पॉजिटिव बेबेंस की रिफ्लेक्स कहेंगे। एक बार फिर से समझिएगा, अगर किसी इन्फेंट के पैर के तलवे पर फुट सोल के ऊपर आप किसी कम नुकीली चीज से इस प्रकार से टच करते हुए मूवमेंट करते हैं तो इस मूवमेंट के करने से बच्चे के पैर का अंगूठा और उंगलियां बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ यदि फैलती हैं, फैनिंग लाइक स्ट्रक्चर शो करती हैं, तो इसका मतलब है बच्चे के अंदर बेबेंस की रिफ्लेक्स प्रेजेंट है, बेबेंस की रिफ्लेक्स पॉजिटिव है। तो ये हम नॉर्मल मानेंगे, यानी कि बच्चे के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड
नॉर्मल है। यानी कि इस प्रकार के रिफ्लेक्स यदि देखे जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि बच्चे का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं अडल्ट पर्सन के अंदर। अब आपने अडल्ट पर्सन के अंदर उसके पैरों के तलवे पर यानी फुट सोल के ऊपर सेम ऑब्जेक्ट को लेकर इसी प्रकार से टच करते हुए मूवमेंट करी, और ऐसा करने पर यदि अडल्ट पर्सन के पैर का अंगूठा और फिंगर्स, टो और फिंगर्स नीचे की तरफ अंदर की तरफ मूव करते हैं तो आप इसे नॉर्मल मानेंगे। एक बार फिर से समझिएगा, आपने अडल्ट पर्सन के अंदर बेबियंस की रिफ्लेक्स, प्लांटर रिफ्लेक्स चेक करने के लिए किसी कम नुकीली चीज को लेकर इस प्रकार से टच करते हुए मूवमेंट की, और ऐसी मूवमेंट करते हुए अडल्ट पर्सन के टो और फिंगर्स नीचे की तरफ अंदर की तरफ यदि बेंट होते हैं, फ्लेक्स होते हैं, मूव करते हैं, तो इसे आप नॉर्मल कहेंगे। और इस बिहाफ पर आप कह सकते हैं कि अडल्ट पर्सन के अंदर बेबेंस्की या प्लांटर रिफ्लेक्स एब्सेंट है। वहीं अगर इस अडल्ट पर्सन के अंदर भी इस प्रकार की मूवमेंट होती कि उसके पैरों का अंगूठा और बची हुई सभी उंगलियां बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ यदि मूवमेंट करती, तो ये एबनॉर्मल कंडीशन होती, और इस एबनॉर्मल कंडीशन होने पर हम ये मानते कि इस अडल्ट पर्सन के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, डिफेक्ट है, ये सही तरह से फंक्शनिंग स्टेट में नहीं है। तो फाइनली सारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आप किसी इन्फेंट के अंदर बेबिंस्की या प्लांटर रिफ्लेक्स चेक करते हैं तो हमेशा ये आपको पॉजिटिव मिलेगा। वहीं अगर किसी अडल्ट पर्सन के अंदर आप इस बेबिंस्की रिफ्लेक्स को चेक करेंगे तो ये आपको एब्सेंट मिलना चाहिए, तभी ये चीज नॉर्मल मानी जाएगी। होपफुली दिस इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, the major portion of calcium is found in which part of the body? हमारे शरीर में मौजूद कैल्शियम का ज्यादातर हिस्सा किस जगह पर पाया जाता है? ब्लड में, हार्ट में, मसल्स में, या फिर बोन में? कैल्शियम हमारे शरीर में सबसे ज्यादा किस जगह स्टोर्ड रहता है? यस, एग्जैक्टली, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। याद रखिएगा, जब भी कैल्शियम स्टोरेज की बात होगी तो सबसे ज्यादा कैल्शियम आपको बोन्स के अंदर ही स्टोर फॉर्म में अवेलेबल मिलेगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नॉर्मल कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है, तो आप बता सकते हैं 8 से 10 mg पर dl इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ कैल्शियम। इससे कम कैल्शियम लेवल होना हाइपोकैल्सीमिया कहलाएगा, और इससे ज्यादा कैल्शियम लेवल का होना हाइपर कैल्सीमिया कहलाएगा। अगर किसी क्लाइंट के अंदर हाइपोकैल्सीमिया होता है तो उसके अंदर टिटैनी कंडीशन देखने को मिल सकती है। टिटैनी कंडीशन के अंदर पर्सन के एक्सट्रीमिटीज के अंदर यानी हाथ पांव में स्पाज्म आते हैं, ऐठन आती है, मरोड़े आते हैं, तो ये इसका आइडेंटिफिकेशन साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, amount of cardiac output in a healthy adult is approximately? किसी हेल्दी अडल्ट पर्सन के अंदर कार्डियक आउटपुट कितना होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 4 लीटर्स पर मिनट, ऑप्शन बी 5 लीटर्स पर मिनट, ऑप्शन सी 6 लीटर्स पर मिनट, ऑप्शन डी 10 लीटर्स पर मिनट। प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। यस, एग्जैक्टली, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। किसी हेल्दी अडल्ट पर्सन के अंदर 1 मिनट में हार्ट के द्वारा कितना ब्लड ब्लड वेसल्स में पंप कर किया गया, इसे कार्डियक आउटपुट कहा जाता है। इसे कैलकुलेट करने के लिए हम एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कार्डियक आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए हम
स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? एक बार में जब आपके हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसके द्वारा कितना ब्लड एरोटा में पंप किया गया, इसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं और इसे हम नॉर्मली 70 ml मान के चलते हैं। और वहीं पर हार्ट रेट जो है, एक मिनट में आपका हार्ट कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट करता है वो हार्ट रेट कहलाता है। नॉर्मली ये 72 बीट्स के आसपास होता है, लेकिन हम इसे कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए 70 बीट्स पर मिनट मानकर चलते हैं। तो इस प्रकार से जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 4900 ml के आसपास आएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक मिनट में हमारे हार्ट के द्वारा लगभग 4900 ml यानी 5 लीटर के आसपास ब्लड को ब्लड वेसल में पंप किया जाता है और यही अमाउंट कार्डियक आउटपुट भी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग which gland is an example of both endocrine and exocrine gland? इनमें से कौन सी ग्लैंड एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही फंक्शंस परफॉर्म करती है? ऑप्शन 1 पिट्यूटरी, ऑप्शन बी एड्रिनल, ऑप्शन 3 पैंक्रियाज, ऑप्शन 4 थायराइड। प्रीवियस एग्जाम में इसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। यस, एग्जैक्टली, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट हियर। पैंक्रियाज हमारे शरीर की एकमात्र ऐसी ग्लैंड है जो कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही प्रकार की फंक्शन को परफॉर्म कर सकती है। यहाँ पर एंडोक्राइन फंक्शन क्या है, एक्सोक्राइन फंक्शन क्या है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोक्राइन फंक्शन क्या होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे शरीर की वह ग्लैंड्स हैं जो कि अपने द्वारा बनाए गए हॉर्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड के अंदर पोर कर देती हैं, डाल देती हैं। इस ब्लड के थ्रू ये हार्मोन अपने टारगेट साइट तक पहुंचते हैं, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहलाती हैं। इसके ऑपोजिट हमारे शरीर में कुछ ऐसी ग्लैंड्स भी होती हैं जो कि अपने द्वारा बनाए गए सिक्रीशंस को, एंजाइम्स को पाइप्स के द्वारा, डक्ट के द्वारा टारगेट ऑर्गन या टारगेट साइट तक पहुंचाती हैं। इसे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इसके द्वारा बनाए गए हार्मोन डक्ट के द्वारा यानी पाइप के द्वारा टारगेट ऑर्गन या स्ट्रक्चर तक पहुंचते हैं, तो ये चीज जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाती है। तो हम कह सकते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो डक्टलेस ग्लैंड्स हैं, ये सभी डक्टलेस ग्लैंड हैं, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है ये डक्ट वाली ग्लैंड कहलाती हैं। इसके साथ ही पैंक्रियास जो है एक रेट्रोपेरिटोनियल ग्लैंड है और इस पैंक्रियास का 99% पार्ट एक्सोक्राइन फंक्शंस को परफॉर्म करता है और सिर्फ 1% पार्ट जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम करता है। इस 1% पार्ट के अंदर पैंक्रियास के टेल पोर्शन में पाई जाने वाली आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की सभी सेल्स आती हैं, जिनमें बीटा सेल्स भी इंपॉर्टेंट हैं। इन बीटा सेल्स के द्वारा ही इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन किया जाता है और ये हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल बनाए रखती हैं, रिड्यूस रखती हैं। पैंक्रियास के द्वारा पैंक्रियास को इन्हीं फंक्शंस के कारण स्वेट ग्लैंड भी कहा जाता है। पैंक्रियास के द्वारा एक्सोक्राइन फंक्शन के रूप में ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन नामक एंजाइम सिक्रीट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, size of rectal tube used in adult while giving enema is? अगर किसी अडल्ट पर्सन में आपको कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने के लिए एनिमा लगाना है तो उसके लिए किस साइज की रेक्टल ट्यूब का इस्तेमाल आप करेंगे? ऑप्शन ए 10 से 14 फ्रेंच,
ऑप्शन बी 12 से 18 फ्रेंच, ऑप्शन सी 18 से 22 फ्रेंच, ऑप्शन डी 22 से 30 फ्रेंच। Important question for upcoming NORCET exam. The right answer is option D, 22 to 30 French size enema tube. अडल्ट पर्सन में 22 से 30 फ्रेंच साइज की रेक्टल ट्यूब का इस्तेमाल करते हुए एनिमा लगाया जाता है। वहीं अगर आपसे पूछ लें कि अगर किसी चाइल्ड के अंदर आपको एनिमा लगाना हो तो किस साइज की रेक्टल ट्यूब आप इस्तेमाल करेंगे, तो याद रखिएगा 12 से 18 फ्रेंच साइज की ट्यूब का आप इस्तेमाल करेंगे। जब भी आप किसी पर्सन के अंदर एनिमा लगाते हैं तो हमेशा एनिमा लगाते समय लेफ्ट लेटरल पोजीशन दी जाती है, यानी सिंपली कहें तो उसे बाईं करवट पर लेटाया जाता है। Next question is, when serum bilirubin rises on third and fourth day after birth of the baby due to inefficient hepatic function is known as। किसी न्यूबॉर्न बेबी में जन्म के तीसरे और चौथे दिन लीवर के सही तरीके से काम न कर पाने के कारण बिलिरुबिन के लेवल का बढ़ना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, वायरल हेपेटाइटिस। जन्म के तीसरे या चौथे दिन सीरम बिलिरुबिन का लेवल बढ़ना कौन सी कंडीशन कहलाता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। देखिएगा, न्यूबॉर्न बेबीज में लीवर पूरी तरह से फंक्शनिंग नहीं होता, इसी कारण लगभग सभी बच्चों में जन्म के तीसरे और चौथे दिन बिलिरुबिन का लेवल बढ़ता है, यानी कि उन्हें जॉन्डिस जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसलिए इसे हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के रूप में जानते हैं। वहीं अगर बच्चे के जन्म के तुरंत बाद यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर, जन्म के 24 घंटों के अंदर अंदर सीरम बिलिरुबिन का लेवल यदि बढ़ता है तो ये कंडीशन पैथोलॉजिकल जॉन्डिस कहलाती है और ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है, इसके लिए हमें ट्रीटमेंट ध्यान देना चाहिए। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस एक नॉर्मल प्रोसेस है जो अपने आप ही ठीक हो जाता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे शरीर में नॉर्मल बिलिरुबिन का लेवल होता कितना है, तो आप बता सकते हैं 0.2 से लेकर 1.2 mg पर dl, ये नॉर्मल बिलिरुबिन लेवल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, breastfeeding is not recommended for mothers who have। इनमें से किस कंडीशन के होने पर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाई जा सकती। ऑप्शन ए हेपेटाइटिस सी, ट्यूबरक्यूलोसिस, डायबिटीज, एचआईवी। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एचआईवी। अगर किसी वुमेन को एचआईवी इन्फेक्शन है तो वो अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं करवा सकती। ब्रेस्ट फीडिंग मोस्टली देखा जाए तो 3 कंडीशंस के अंदर हम अवॉइड करते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मानते हैं, जैसे कि सबसे पहले हेपेटाइटिस बी, इसके बाद एचआईवी और तीसरे नंबर पर क्रैक्ड निपल्स। अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन मदर में है तो वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The number of deaths per 1000 population per year in a given community is known as। अगर किसी कम्युनिटी में दिए गए एक साल में 1000 व्यक्ति की आबादी पर कितनी डेथ हुई, इसे अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या कहलाता है? ऑप्शन ए क्रूड डेथ रेट, बी इन्फेंट डेथ रेट, सी नियोनेटल डेथ रेट, डी पेरीनेटल डेथ रेट। एक साल में 1000 की आबादी पर कुल कितनी डेथ हुई, इसे क्या कहा जाता है? Important for Rajasthan CHO exam. Yes, exactly, it is called crude death rate। किसी भी कम्युनिटी में 1000 की आबादी पर कितनी मृत्यु हुई हैं, इसे यदि आप कैलकुलेट करते हैं तो ये अमाउंट क्रूड डेथ रेट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ रिब्स इन द ह्यूमन बॉडी आर। हमारे शरीर में कुल कितनी पसलियां या रिब्स पाई जाती हैं? 10 पेयर्स, 10, 12 पेयर्स, 12। Basic but important question from anatomy. The right answer is option C, 12 pairs. There are total 12 pair of ribs in our human body. रिब्स से कुछ और इम्पॉर्टेंट बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आप चाहें तो उन्हें नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि टोटल रिब्स, तो आप बताएंगे 12 पेयर्स, या फिर आप इसे 24 इन नंबर कह सकते हैं। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए टोटल नंबर ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टोटल इंटरकोस्टल मसल्स कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 11 पेयर्स या फिर 22। इंटरकोस्टल मसल्स वह मसल्स होते हैं जो कि रिब्स के बीच में पाए जाते हैं। मान लीजिए जैसे आपकी ये रिब्स हैं और इन रिब्स के बीच में यहाँ पर जो मसल्स पाए जाएंगे, इन्हें हम इंटरकोस्टल मसल के रूप में जानते हैं। तो इनकी संख्या हो गई टोटल 11 पेयर्स या फिर 11। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फर्स्ट 1 टू 7, फर्स्ट 1 टू 7 पेयर क्या कहलाते हैं, तो आप इन्हें कहेंगे ये सभी ट्रू रिब्स कहलाती हैं, बिकॉज ये डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ती हैं। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए 8th, 9th, 10th पेयर ऑफ रिब्स, इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें आप फॉल्स रिब्स के नाम से जानते हैं। फॉल्स रिब इसलिए कहा जाता है क्योंकि दे डू नॉट ज्वाइन स्टर्नम, दे डू नॉट ज्वाइन स्टर्नम। स्टर्नम बोन के बारे में आप जानते ही हैं, इसे ब्रेस्ट बोन भी कहा जाता है। ये आपके चेस्ट एरिया में बिल्कुल सेंटर में पाई जाती है। तो 8 नंबर, 9 नंबर और 10वें नंबर जोड़ी जो रिब्स हैं, ये स्टर्नम से नहीं जुड़ती, इसलिए हम इन्हें फॉल्स रिब के नाम से जानते हैं। और आखिरी में जो 11th और 12th पेयर ऑफ रिब्स बचती हैं, इन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स के रूप में जानते हैं, क्योंकि इनका एक सिरा जो है वो किसी भी तरह से अटैच नहीं रहता, इसलिए हम इन्हें फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियसली पूछी गई हैं और अपकमिंग एग्जाम्स में भी पूछी जा सकती हैं। एक बार फिर से समराइज करते हैं। टोटल नंबर ऑफ रिब्स 12 पेयर्स या 24 इन नंबर। टोटल इंटरकोस्टल मसल्स 11 पेयर्स या 22 इन नंबर। फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब को आप ट्रू रिब्स के नाम से जानते हैं। 8th, 9th और 10th पेयर रिब्स को आप फॉल्स रिब्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये स्टर्नम बोन से जुड़ी हुई नहीं होती। इसके बाद 11th और 12th पेयर ऑफ
रिब्स को आप फ्लोटिंग रिब्स के रूप में जानते हैं। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच कार्बोहाइड्रेट पर डे डज एन इन्फेंट रिक्वायर्ड? किसी 1 साल से कम उम्र के बच्चे को यानी कि इन्फेंट को हर दिन कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है? 45 ग्राम पर डे, 40 ग्राम पर डे, 35 ग्राम पर डे, 50 ग्राम्स पर डे। The right answer is option C, 35 grams per day. इन्फेंट को हर दिन 35 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the difference in temperature between oral cavity and rectum in a patient at the same time? अगर किसी पेशेंट की बॉडी से एक ही समय पर ओरल और रेक्टम टेम्परेचर नोट किया जाए तो दोनों में कितना डिफरेंस नॉर्मली देखने को मिलता है? ऑप्शन ए 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 2 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी 3 डिग्री फ़ारेनहाइट। वाइटल साइंस में टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को कई बार पूछा भी गया है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसे कंफ्यूजन को दूर करते हैं। 3 जगह से हम टेम्परेचर बॉडी में ले सकते हैं। सबसे पहले हम ले सकते हैं एक्जिला वाले एरिया से। एक्सिलरी टेम्परेचर यानी कि आप एक्जिला लिख सकते हैं, एक्सिलरी एरिया लिख सकते हैं। इसके बाद आप ले सकते हैं ओरल एरिया से, और तीसरी जगह से आप टेम्परेचर ले सकते हैं रेक्टम वाले एरिया से। हमेशा याद रखिएगा, ओरल वाला जो टेम्परेचर है उससे एक्सिलरी 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा होता है। मान लीजिए x डिग्री फ़ारेनहाइट ओरल टेम्परेचर है, तो आपका एक्सिलरी जो टेम्परेचर होगा वो इससे 0.1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे x माइनस 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि एक्सिलरी टेम्परेचर ओरल टेम्परेचर की तुलना में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम होता है। वहीं अगर रेक्टम टेम्परेचर की बात की जाए तो ये हमेशा ओरल एरिया के टेम्परेचर से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा होगा। इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। वहीं अगर आपसे डिग्री सेंटीग्रेड में ये वैल्यू पूछ ली जाती तो 1 की बजाय 0.5 को आप इसमें ऐड करते या कम करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड द वर्ड which means the same as the given group of words. कई बार नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के अंदर कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जिनमें से ये एक इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पर आपको उस वन वर्ड का सिलेक्शन करना है जो कि पीरियड ऑफ 1000 ईयर को बताता हो। 1000 साल के समय को एक शब्द में क्या कहेंगे, ये आपको पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए डिकेड, ऑप्शन बी सेंचुरी, ऑप्शन सी सेंटेनरी, ऑप्शन डी मिलेनियम। डिकेड की यदि बात की जाए तो ये पीरियड ऑफ 10 ईयर्स होता है,
ये 10 साल के समय को डिकेड के रूप में जानते हैं। सेंचुरी शब्द 100 ईयर्स के पीरियड को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है और यहाँ पर 1000 ईयर यानी 1000 साल के बारे में पूछा गया है तो इसके लिए मिलेनियम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। 1000 सालों के समय को बताने के लिए मिलेनियम वन वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज thrombophlebitis is a common complication following vascular surgery. Which of the following signs indicate that a possible thrombus has occurred? अगर किसी क्लाइंट में वैस्कुलर सर्जरी की गई हो तो उसके बाद थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस जैसी कंडीशन का होना एक नॉर्मल और कॉमन कॉम्प्लिकेशन के रूप में देखा जाता है। नीचे ऑप्शन में दिए गए सभी साइंस में से किस साइन के बिहाव पर आप ये पता कर सकते हैं कि क्लाइंट में थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कंडीशन हो चुकी है? ऑप्शन ए कर्निंग साइन, ऑप्शन बी हैगार साइन, ऑप्शन सी होमान साइन, ऑप्शन डी ब्रुजिन्स्की साइन। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कंडीशन का मतलब सिंपली है कि किसी ब्लड वेसल्स के अंदर थ्रोम्बस के कारण इन्फ्लामेशन का आना, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण ब्लड वेसल्स में इन्फ्लामेशन का होना थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी होमान साइन। जब भी किसी क्लाइंट के अंदर आपको थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस जैसी कंडीशन है या नहीं इसे पता करना हो तो उसके लिए होमान साइन का असेसमेंट किया जाता है। होमान साइन को होमान टेस्ट या डॉर्सीफ्लेक्शन टेस्ट के रूप में भी जाना जाता है। बेसिकली देखा जाए तो इस टेस्ट का इस्तेमाल करके हम डीप वेन्स के अंदर थ्रोम्बस फॉर्मेशन है या नहीं इस चीज को पता करते हैं। डीप वेन्स का मतलब है जैसे कि मान लीजिए ये क्लाइंट का पैर है और इस पैर के अंदर जो सबसे भीतर की तरफ सबसे अंदर की तरफ ब्लड वेसल्स मौजूद है इसमें किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन या थ्रोम्बस तो नहीं बन गया। इस चीज का पता यदि आपको करना हो तो उसके लिए होमान साइन का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम कह सकते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस कंडीशन के असेसमेंट के लिए होमान साइन एक इम्पॉर्टेंट फिजिकल एग्जामिनेशन मेथड है। इस चीज को जब भी आप असेसमेंट करना चाहते हैं उसके लिए आपको ये सभी स्टेप्स सीक्वेंसली फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले आप पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाएंगे और फिर उसके पैर को 90 डिग्री पर फ्लेक्स करेंगे और नी वाले एरिया को हल्का सा आप एक्सटेंड करेंगे। इसके बाद पेशेंट के फुट सोल पर आप अपने हाथों से डॉर्सीफ्लेक्शन अप्लाई करेंगे यानी पेशेंट के पैरों के पंजे को पकड़कर पीछे की तरफ इस प्रकार से मूव करेंगे। तो ऐसा करने से पेशेंट के काफ मसल्स वाले एरिया में यदि पेन होता है तो हम कह सकते हैं कि क्लाइंट में होमान साइन पॉजिटिव है, इसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस जैसी कंडीशन हो चुकी है। यहाँ पर ऑप्शन ए और डी के अंदर जो कर्निंग साइंस और ब्रुजिन्स्की साइन बताए गए हैं ये दोनों ही साइन मेनिंजाइटिस जैसी कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मेनिंजाइटिस कंडीशन क्या है? हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को 3 लेयर्स प्रोटेक्ट करती हैं, कवर करती हैं। इन लेयर को मेनिंजेस के नाम से जाना जाता है जो कि ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर और पाइया मैटर नाम से होती हैं। इन तीनों लेयर्स में यदि इन्फेक्शन हो जाए जिसके कारण वहां इन्फ्लामेशन हो जाए तो ये कंडीशन मेनिंजाइटिस के रूप में जानी जाती है और इन्हें ही आइडेंटिफाई करने के लिए कर्निंग साइन और बुजिन्स्की साइन टेस्ट किए जाते हैं। कर्निंग साइन को यदि आप टेस्ट करना चाहते हैं तो पेशेंट को आप सुपाइन पोजीशन में लेटाने के बाद
उसके हिप एरिया को 90 डिग्री एरिया एंगल पर फ्लेक्स करें। और ऐसा करने पर यदि पेशेंट के मेनिंजाइटिस कंडीशन है तो वो पैसिवली अपने नीज को एक्सटेंड करेगा। एक बार फिर से समझिएगा, डायग्राम के थ्रू इसे एक बार फिर से समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए ये आपका पेशेंट है और सुपाइन पोजीशन में इसे आपने प्लेस किया और इस पेशेंट के बटक्स वाले एरिया से आपने इसे फ्लेक्स किया और अब इसके नीज वाले एरिया को आपने इस प्रकार से फ्लेक्स किया, यानी कि पेशेंट को आपने कमर वाले हिस्से से मोड़कर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए प्लेस किया है और उसके नी वाले एरिया यानी घुटने वाले एरिया को इस प्रकार से फ्लेक्स रखा है। अब आप क्या करेंगे, धीरे धीरे पेशेंट के पैर को इस प्रकार से ऊपर की तरफ एक्सटेंड करेंगे। अगर इस एक्सटेंशन के दौरान पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होता है, पेन फील होता है, तो इसका मतलब है कि क्लाइंट में कर्निंग साइन पॉजिटिव है और उसे मेनिंजाइटिस कंडीशन है। इसके अलावा यदि आप ब्रुजिन्स्की साइन टेस्ट करते हैं तो इसके अंदर भी क्लाइंट को सुपाइन पोजीशन दी जाती है और सुपाइन पोजीशन देने के बाद क्लाइंट के नेक वाले एरिया को हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं और ऐसा करते ही यदि क्लाइंट अपने बटक्स वाले एरिया को और नी वाले एरिया को फ्लेक्स करके ऊपर उठा ले तो इसका मतलब है क्लाइंट में ब्रुजिन्स्की साइन पॉजिटिव है और क्लाइंट को मेनिंजाइटिस कंडीशन है। वहीं ऑप्शन बी के अंदर हैगार साइन दिया गया है। हैगार साइन प्रेगनेंसी के दौरान देखने को मिलता है। ये एक नॉन स्पेसिफिक प्रेगनेंसी इंडिकेशन साइन माना जाता है। इसमें जब वुमेन में वेजाइनल एग्जामिनेशन किया जाता है तो फिंगर्स द्वारा सर्वाइकल स्टमच को टच करने पर ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट फील होती है, यही हैगर साइन कहलाता है। सो एवरीवन, ये थी हमारी आज की नर्सिंग एमसीक्यू क्लास। होपफुली ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फॉर नर्सेस प्रिपरेशन फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव है और रेगुलरली आपकी प्रिपरेशन के लिए एमसीक्यूज और वैकेंसी के इंफॉर्मेशन शेयर करता है। इन सभी सोशल मीडियाज पर फॉर नर्सेस प्रिपरेशन को फॉलो करने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए सभी लिंक्स पर क्लिक करें। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।